Hello, welcome to all. Our today's topic is network protocol. We will discuss following protocol in this lecture: TCP/IP, FTP, PPP, HTTP, SMTP, POP3 or remote login. Let us start. First of all, what is network protocol? A network protocol is an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in same network. Essentially, it allows connected devices to communicate with each other regardless of any differences in their internal process, structure और डिजाइन। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो पर प्रोटोकॉल है वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक सेम नेटवर्क के अंदर 2 या 200 अधिक डिवाइसेस को इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करवाया जाएगा, ये डिफाइन करते हैं, चाहे उसके अंदर कितनी भी डिफरेंसेस हो। ठीक है, तो डिफरेंसेस के आधार पे डिफरेंट डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है वर्ल्ड वाइड, है ना, ओनली फॉर सेक ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज यही प्रोटोकॉल्स हैं हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स ये हैं आपके TCP/IP, FTP, HTTP, SMTP और POP3। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, ठीक है, इसलिए हम फटाफट ओवरव्यू की तरह हम को डिस्कस करते चले जाएंगे। जब नेटवर्किंग का आप लोग सेपरेट कोर्स करेंगे तो एक एक जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर पूरी पूरी बुक आपको देखने को मिलेगी। So first of all, we will discuss TCP/IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol. So let us start. TCP/IP is a set of layered protocol used for communication over the internet. The communication model of this suite is client-server model. A computer that is send a request is the client and a computer to which the request is sent is the server. तो हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर, जिनके बीच के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट की जाती है दैट इज क्लाइंट, और जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड किया जाता है वो सर्वर। ठीक है, तो हमारा जितना भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादातर बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, तो अब ये TCP/IP एक पूरा प्रोटोकॉल है, इथरनेट के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो पहले हमारे पास एक और मॉडल था जिसको हम OSI मॉडल के नाम से जानते थे, उसमें 7 लेयर्स हुआ करती थी। TCP/IP में 7 लेयर नहीं होती, इसके अंदर केवल 4 लेयर होती। तो वो लेयर आप देखिए, सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेवल। ये सबसे टॉप लेवल के ऊपर होती है, जिसके ऊपर जो यूजर है उसकी एप्लीकेशन है वो काम करती है, दैट इज टॉप लेवल। ट्रांसपोर्ट लेवल is transmitted form of datagram using the transmission control protocol. TCP is responsible for breaking up data at the client side and then reassembling it on the server side. ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये आप लोगों के डेटा के ट्रांसमिशन से संबंधित कंट्रोल को देखती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को रीअसेंबल करती है। नेटवर्क लेयर है आपकी। नेटवर्क लेयर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एट द नेटवर्क layer. Every machine connected to the internet is assigned an address called IP address by the protocol to easily identify source to destination machines. तो अब आप देखिए कि ये बिल्कुल लॉजिकल लेयर है जिसके अंदर प्रत्येक जो आपका सिस्टम है उसको एक
एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है और उस एड्रेस के आधार के ऊपर जो कंप्यूटर्स हैं वो डेटा ट्रांसफ़र का काम करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। और फाइनली लास्ट हमारा है डेटा लिंक लेयर। तो जो फिजिकल कनेक्शन आप लोगों का इस्टेब्लिश होता है वो डेटा लिंक लेयर के माध्यम से होता है, ठीक है। So actual data transmission in bit level occurs at the data link layer using the destination address provided by the network layer, ठीक है। तो ये आप लोगों की लेयर थी। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझिए कि जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर है, ए और बी कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर के अंदर से हमें डेटा ट्रांसफर करना है बी कंप्यूटर पे। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आपका चलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरनेट लेयर से डायरेक्ट डेटा फिजिकल लेयर में आएगा। और फिजिकल लेयर है ये दूसरी फिजिकल लेयर, ये आपस में कनेक्ट होगी, ठीक है। फिर फिजिकल लेयर से इंटरनेट से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन लेयर तक डेटा जब हमें पहुंचेगा तब हम कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, ठीक है। इसके बीच में जो कुछ भी है वो इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से लेयर्स के माध्यम से डेटा हमारा इसमें ट्रांसमिट होता है। तो ये आपका TCP/IP लेयर था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि क्लाइंट से सर्वर पर फाइल्स को ट्रांसफर करता है। जैसे सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और उस वेबसाइट के ऊपर मुझे अपनी फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए मैं TCP क्लाइंट को यूज करते हुए आसानी से फाइल को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो जहाँ पर क्लाइंट से सर्वर के बीच में फाइल ट्रांसफर का काम होता है वो आपका FTP करता है। As we have seen, the need of network came up primarily to facilitate sharing of file between resources, and to this day the file transfer remain one of the most used facilities. The protocol that handles these requests is file transfer protocol or FTP. Using FTP to transfer file is helpful in these ways. Number 1, easily transfer file between two different networks, can resume file transfer session even if the connection is dropped if protocol is configured appropriately. Enable collaboration between geographically separated teams. तो कहने का अर्थ ये कि डिफरेंट क्लाइंट से हम सर्वर के ऊपर फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकली डिफरेंट एरिया में ही क्यों ना हो, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही बढ़िया टूल है। इसको जब पहले हम वेबसाइट अप करते थे हैंडल, जो स्टैटिक वेबसाइट है उस पे इसको हम खूब यूज किया करते थे। आजकल तो हमारे पास मैकेनिज्म है वो डायनेमिक आ गया, तो यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे डायरेक्ट डायनेमिकली पेज है वो एडिट हो जाता है। तो फाइल ट्रांसफर में ये डायग्राम है, तो इसके अंदर आप ये देखिए, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर इंटरफेस, फिर कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर। ये आपकी हार्ड डिस्क से डेटा क्लाइंट के अंदर यूजर के द्वारा सर्वर पर आपको सेंड किया जाता है, ठीक है। जब भी कोई डेटा आपको वेबसाइट के ऊपर या सर्वर के ऊपर अपडेट करना होता है, यू कैन यूज FTP, ओके। अगला है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। जो डायरेक्ट डेटा लिंक के ऊपर जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है TCP/IP के अंदर, ये वहाँ काम करता है। तो PP is a data link layer protocol that enable transmission of TCP/IP traffic over serial connection। सीरियल कनेक्शन क्या होता है? जो हम टेलीफोन के ऊपर यूज करते हैं, मतलब हमारे पास केवल दो ही वायर हैं या एक ही वायर है,
और उसी के ऊपर हम पूरा का पूरा कम्युनिकेशन करते हैं। अब पैरेलल अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर लाइन भी हमारे पास पैरेलल होती है, ठीक है। जैसे हम लेन के अंदर यूज करते हैं तो उसमें 8 पैरेलल वायर्स होते हैं, लेकिन जब टेलीफोन लाइन की बात करोगे तो उसके अंदर हमारे पास केवल 2 ही वायर होते हैं। To do this, PPP defines these three things: a framing method to clearly define an end-to-end frame, and start to another, incorporating error detection as well. जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसमें उसके फ्रेम डिफाइन करने के साथ साथ तो एंड पॉइंट के ऊपर डेटा करेक्ट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इस बात को देखने के लिए एरर डिटेक्शन मेथड भी साथ में यूज किए जाते हैं। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर ब्रिंगिंग कम्युनिकेशन लाइन अप, ऑथेंटिकेटिंग एंड ब्रिंगिंग देन डाउन व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। फिर नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर ईच नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय अदर networks. Using PPP, home user can avail internet connection over telephone lines. ठीक है, तो ये आप लोगों का PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल था। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का आता है HTTP. HTTP is very popular in this regard. ठीक है, तो जब भी हम किसी वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, वहां पर हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, द HTTP is an application level protocol for distributed collaborated hypermedia information system. This is the foundation of data communication for the world wide web, और since या फिर सिंपली आप कहें तो इंटरनेट। HTTP is a Zernic and stateless protocol which can be used for other purposes as well as using extension of its request method, error codes and handler. तो ये सिंपल आप लोगों का HTTP है। ये क्लाइंट सर्वर आप लोगों का मॉडल है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट के ऊपर जो कुछ भी आपका डेटा स्टोर है उसको आप विद द हेल्प ऑफ HTTP क्लाइंट है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में HTTP के साथ साथ सिक्योर्ड भी जुड़ गया है, एक और चीज इसके अंदर आ गई है। तो जो HTTP है उसी के साथ उसी के अगला एक्सटेंशन S लग गया है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो HTTP के बजाय HTTPS के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये मोर सिक्योर है, जिसके अंदर आप लोगों का जो कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा है उसको यूज किया जाता है। जैसे आपका बैंक का अकाउंट है, ईमेल सर्विस है, LIC है, ये जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो HTTPS पे यूज किया जाता है। और इसके अंदर जब भी आप कोई बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर काम करें तो ये इंश्योर कर लें कि आप HTTPS पे ही यूज कर रहे हैं, और वहां पर कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उसमें ये लॉक का सिंबल जरूर आपको नजर आएगा। क्योंकि अब जैसे SBI भी के नाम से भी आप वेबसाइट खोलोगे तो बहुत सी लोगों ने फर्जी वेबसाइट्स भी बनाई हुई जो आप लोगों को धोखा देने के लिए यूज की जाती है। तो इस चीज से बचें। ठीक है, और बैंक वाले कभी भी फोन नहीं करते, ये बात आप ध्यान रखें। बैंक वाले कभी भी आपसे OTP नहीं मांगेंगे, कभी आपसे पासवर्ड नहीं मांगेंगे, कभी आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सतर्कता से इसके ऊपर काम किए। इस विषय के ऊपर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, फिलहाल हमारा काम ये प्रोटोकॉल पे चर्चा करना है। फिर है SMTP। SMTP जो प्रोटोकॉल है ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये सिंपल सा, आप ये मान लीजिए कि छोटे से सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ईमेल भेजते हैं वहाँ ये प्रोटोकॉल काम आता है। ठीक है,
तो ये आपका SMTP है। इसी तरह से आप लोगों का जैसे SMTP है वैसे ये POP3 प्रोटोकॉल है, जिसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के नाम से भी जाना जाता है। And POP3 is a standard mail protocol used to receive emails from a remote server to a local email client. POP3 allows you to download email messages on your local computer and read them even when you are offline. ठीक है, तो मतलब आपका जो लोकल कंप्यूटर है उसके ऊपर आके ये मैसेज स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी हैं फिर भी आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है IMAP। ये IMAP क्या है ये देखिए। द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल is a mail protocol used for accessing email on a remote web server from a local provider। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आपका SMTP से डिफरेंट है, थोड़ा सा POP से भी डिफरेंट है। ये क्या करता है कि साइमल्टेनियसली आपकी एक ही जो ईमेल है उसको मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वर्तमान में हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे सपोज में अपना मेल अकाउंट है वो लैपटॉप पे भी यूज़ करता हूँ, टैबलेट पे भी यूज़ करता हूँ, फ़ोन पे भी यूज़ करता हूँ और कहीं साइबर में भी जाके यूज़ कर सकता हूँ। तो देर आर मल्टीपल डिवाइसेस वेयर आई कैन यूज़ माई ईमेल अकाउंट। ठीक है, वर्तमान में इसी चीज़ की ज़रूरत है और ये यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगला है हमारा रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन है ये आजकल बहुत पॉपुलर है। रिमोट लॉगिन के रूप में ये टर्मिनल होता है आपका जो यूज़र को दूर बैठे हुए अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। A login that allow a user terminal to connect to the host computer via a network or direct telecommunication link and to interact with that host computer as if user terminal were directly connected to the host computer। तो ये इस तरीके की फैसिलिटी है। ये बहुत ही कई बार जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है ये रिमोट लॉगिन की। इसके अंदर बहुत से आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो यूज़ होता है। अगला है टेलनेट। Telnet is a network protocol used to virtually access a computer and provide a two-way collaborative text-based communication channel between two machines. It follows a user command user command transmission control protocol, internet protocol networking protocol for creating remote session। मतलब कहने का अर्थ ये है कि टेलनेट के माध्यम से, ठीक है, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो कमांड बेस के ऊपर होती है क्लाइंट सर्वर के बीच में। जो ऊपर की जो अभी मैंने आपको रिमोट लॉगिन बताया था इसमें कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप लोगों को GUI बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर के नाम बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक है आप लोगों का एनीडेस्क और दूसरा है आपका टीम वीवर। इन दो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप रिमोटली इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कहीं भी किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते ये है कि सामने वाला आपको एक्सेस प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर वो एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये यूज ऑफ टेलनेट है। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारे कोर्स से बाहर हैं लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। Telnet can be used for variety of activity on a server including editing file, running various programs and checking emails. Some server enable remote connections using Telnet to access public data, to play simple game or look up weather report
Many of these features exist for nostalgic fun or because of they have the compatibility with older system. They need to access the specific data. The users are also able to connect to any software that utilize text-based unencrypted protocol via telnet. For web servers to port, user can open command prompt on the remote machine, type the word telnet and then remote machine name of IP address. The telnet connection will ping to the port to see if the port is open or not. An open port will show a blank screen while the error message that say the port is connecting, that is it is closed. तो ये जो काम है टेलनेट वाले हैं, ये जो नेटवर्किंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कुछ हैकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। इंटरनेट वर्सेस टेलनेट. The difference between internet and telnet is the internet is a set of computer networks that communicate using the internet protocol and intranet, while telnet is a network protocol that enable one computer to communicate with another via the internet. The program that acts as the client in this situation. तो जो इंटरनेट है वो आप लोगों का नेटवर्क है एक, जबकि टेलनेट एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा जो आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट इज द डिफरेंस. ओके, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था. इसके ऊपर ये असाइनमेंट आप लोगों को दिए गए हैं. आई होप कि आपने कर लिए होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने से पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर चुका हूँ. ठीक है. आई होप कि आपको समझ आया होगा. ये इसमें जितने भी एब्रीवेशंस हैं इसको आप कर लीजिए. ये एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.